नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर भारतीय इतिहास का एक ऐसा शासक है जिसने भारत में अशोक सम्राट के बाद धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को ज्यादा तवज्जो दिया। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले जो सिंध प्रांत में स्थित है। उस समय जो अमरकोट का जो किला है, जो महल है, वो राणा वीरशाल का था। वीरशाल को यह बिल्कुल बात पता थी कि यह मुस्लिम है, फिर भी उन्होंने हुमायूं को जगह दिया और कहा कि आप अपने बेटे का जन्म, अपने बच्चे का जन्म जो है यहीं पे करवाइए। और देखने और कहने वाली बात यह है कि बिल्कुल इस बात से परे युद्ध अपनी जगह पे है ना, दुश्मनी अपनी जगह पर है, लेकिन जब बात मानवता की होती है तो दोनों, यह भारत की भूमि अतिथि देवो भव के भाव को भूलती नहीं है। लेकिन बदकिस्मती के हैं कि कुछ वक्त से यह बात दिनों दिन ऐसे चर्चा में चल रही है कि नहीं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। अपने निजी हित के लिए, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए हम समाज में कुछ इस तरह के जहर बो रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आज मन हुआ कि जरा हम लोग अकबर की बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकबर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैला रखे हैं और या बहुत सारी भ्रांतियों से गुजर रहे हैं। उनका जो मानना है एक अलग ही दिशा में ले जाता है। जो भारत की डाइवर्सिटी है, जो भारत की विविधता है, जो भारतीय संविधान का जो पंथ निरपेक्षता की जो भावना है, और निश्चित तौर पे धूमिल हो जाती है जब कोई व्यक्ति इस कदर बात करता है कि जातिगत आधार पे भेदभाव करता है। तो आइए अब हम लोग बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के, अब हम लोग बात करते हैं अकबर के जन्म के बारे में। यह वह वक्त था जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध चल रहा होता है और शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है और हुमायूं विवश हो जाता है भारत छोड़ने के लिए और भाग रहा होता है। उसने काबुल का रास्ता भागने का चुना तो सिंध प्रांत में जैसे ही वो आया, उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम यानी अकबर की मां सिंध प्रांत में पहुंचते पहुंचते दर्द से, जो प्रसव पीड़ा होती है, उस पीड़ा से, असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त करने में असहाय फील कर रही थी। तो सबसे करीब जो महल था, जो जगह थी, वो सिंध का था। सिंध का किला, अमरकोट का किला कहा जाता है सिंध प्रांत में। वहीं पे अकबर का जन्म होता है। वह दिन था 15 अक्टूबर 1542 में। जन्म के पश्चात हुमायूं वापस अपने बेटे और बीवी को छोड़कर चला जाता है और लंबे समय तक वह बाहर रहता है। इसलिए अकबर की प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हो सकी, किंतु उसने युद्ध और पॉलिटिक्स यानी राजनीति, कूटनीति, इन सारी विषयों को वह बहुत आसानी से सीखने में सक्षम रहा। और यहाँ पे थोड़ा सा एक बात कहना जरूरी है। अकबर बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी इतना योग्य शासक रहा जो भारतीय एकता में चार चांद लगाने में कोई कोताही नहीं बरती। कई लोग जो दलगत राजनीति में आज भी फंसे हुए हैं, वो दो तरह की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा संदर्भ के वशीभूत होकर इस बात को चर्चा करना चाहूंगा। जैसे
प्रधानमंत्री मोदी की जब बात होगी तो वो कहेंगे कि डिग्री दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर जब तेजस्वी यादव की जब बात होती है तो उसे 9वीं पास कहने में कोई गुरेज नहीं रखते लोग। समझ में नहीं आता कि एक ही नियम जो है दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए दो अलग अलग कैसे हो सकता है। नियम तो सबके लिए समान होना चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इस तरह से तो नहीं सोचना चाहिए। और भाई अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है कि बहुत आप नहीं पढ़े कि हैं तो आप हो सकता है, हाँ पढ़े होंगे तो आप ज्यादा बेहतर सोच सकेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कई ऐसे धूर्त हैं जो पढ़ लिख कर भी सब गुड़ गोबर ही कर रखे हैं। तो पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है सब कुछ जान ही गए, सब कुछ कर ही बैठेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ लिख के भी आप बहुत निकम्मे ही हैं। आपने जिस बुद्धि जिस ज्ञान का अर्जन किया है वह समाज की भलाई के लिए नहीं बल्कि समाज के बुराई के लिए है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि नेतृत्व करने के लिए आपको जो बुनियादी चीजें हैं उसकी समझ होनी चाहिए, न कि आपकी डिग्रियां होनी चाहिए। तो डिग्री बहुत मायने नहीं रखता। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कोई डिग्री नहीं है या वो नहीं दिखाना चाहते। इसी तरीके से तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं, उन्हें बहुत कुछ बड़ा कुछ इस तरह से कहने की कोई बात नहीं है। जो है वो है, नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर है, लोगों ने देखा। नेतृत्व करने की क्षमता मोदी जी में भी है, उनका भी लोग देख रहे हैं। और आपको जो बुनियादी चीजें हो पता होनी चाहिए। खैर, तो अकबर भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, औपचारिक शिक्षा उसे नहीं पता है, लेकिन वह युद्ध जो है अच्छा लड़ रहा है। उसके माता का नाम हमीदा बानो बेगम, उसके पिता का नाम हुमायूं है। हुमायूं अब तक निर्वासन को झेल रहा है। वापस से हुमायूं जब आता है, जब ये 2 साल का हो जाता है, 2 साल के उम्र के बाद अपने पिता को यह देखता है। 2 साल तक कोई इसका आमना सामना नहीं होता है। और इस तरह से 1556 ईस्वी में हुमायूं की जब मृत्यु होती है 13 साल की उम्र में, हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठता है। 13 साल की उम्र है, लेकिन उसके संरक्षण करता जो है बैरम खां। बैरम खां जो है उसका ध्यान रखता है। अब कुछ 2-3 परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ चीजें, जैसे कि एक वर्ड है पेटीकोट सिस्टम या पर्दा प्रथा, पर्दा नियम है ना। और कई बारी बैरम खां को भी माना जाता है कि बैरम खां जो है उस टाइम के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप अब देखिए कि बैरम खां के संरक्षण में इन्होंने अपना राजपाट चलाया। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कहूं कि 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी का जो समय है वह बैरम खां के अधीन अकबर काम कर रहा होता है। बैरम खां जैसे ही शासक बनता है वैसे ही एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है पानीपत का सेकंड युद्ध। 1556 ईस्वी में हुमायूं का बेटा अकबर शासन बन चुका होता है, शासक बन चुका होता है, और बैरम खां और हेमू के मध्य जो है पानीपत में युद्ध होता है। हेमू अत्यधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रहार करता है, संभवतः युद्ध जीत भी जाता, लेकिन दुर्भाग्य से उसके साथ उसके आंख में चोट लग जाने से, तीर लग जाने से वह तराशायी हो जाता है और उसकी संपूर्ण सेना आत्मसमर्पण कर देती है। बैरम खां इस प्रकार विजयी हो जाता है। विजय के उपरांत अकबर के जीवन का एक पहला युद्ध था और उसे बहुत आशान्वित करता है, बहुत ऊर्जान्वित करता है, बहुत प्रभावित करता है। इस युद्ध ने अकबर के मनोबल को, 13 साल की उम्र के बच्चा ही तो कहेंगे आप, 13 साल का बच्चा ये सब देख रहा होता है, बहुत प्रसन्न हो रहा होता है। उसके आसपास जो है, अब आप देखेंगे कि
उसकी दादी महामनगा, उसकी माँ हमीदा बानो बेगम, और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो सल्तनत काल जो महिलाएं हैं, जो मुगल कालीन उच्च वर्गीय महिलाएं हैं, उनके सानिध्य में वो रह रहा होता है, जहां पे उसे बहुत प्यार दुलार मिल रहा होता है। एक बात मैं और कहूंगा कि छत्रसाल राणा वीर सिंह का जो महल है, वहां पे अकबर का जो 2-3 वर्ष भी गुजरते हैं, वो वहां पे एक अलग किस्म की संस्कृति, वह मुस्लिम होने के बावजूद भी एक अलग संस्कृति, हिंदू संस्कृति से प्रभावित हो रहा होता है, वहां पे पल और बढ़ रहा होता है ना। तो ये दो संस्कृतियों को एक साथ लेके वो साथ में चल रहा है, जो आगे चल के उसको उसके शासन में भी वह आपको दृष्टिगत होगा। अब आप देखेंगे कि 1556 से जो 60 तक का जो काम है, आप देखिए कि 1556 में उसने पानीपत का सेकेंड अवार्ड लड़ा, और 1557 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। जो चौसा का जो युद्ध है, वो चौसा यानी कि जौनपुर का युद्ध, अफगानों और बैरम खां के मध्य युद्ध हुआ था यह। इस युद्ध में भी आप देखेंगे कि बैरम खां विजयी हो जाता है और अफगान पराजित होते हैं, और अफगान एरिया जो है मुगलों के अधीन आ जाता है। 1560 ईस्वी में बैरम खां को पद से हटा दिया जाता है। बैरम खां विद्रोह करता है, और उस विद्रोह का परिणाम यह हो जाता है कि अकबर उसको बोलता है। अब आप देखिए कि 17 साल की उम्र में अकबर सत्ता अपने हाथ में ले रहा होता है, सत्ता का परिवर्तन हो रहा होता है। वह विनम्रता पूर्वक बैरम खां से पूछता है कि आप जो है बूढ़े हो गए हैं, अब या तो आप हज पे चले जाएं, या तो आप सुकून से राज्य को छोड़ दें। दुर्भाग्य यह होता है कि सत्ता एक ऐसी चीज है जिसकी लालच इतनी बड़ी होती है कि आप आसानी से सत्ता छोड़ नहीं सकते। पर भारी मन से बैरम खान ने यह स्वीकार किया कि हम जो है मक्का ही जाएंगे, अंतिम वक्त है हमारे जीवन का, तो हम मक्का ही चले जाएं। तो एक शासक को डर तो होता है कि भाई जिसके मुंह में खून लगा हुआ है उसकी आदतें, है ना, चिकन मटन खाने वाला इंसान घास फूस कैसे ही खाएगा। अकबर को इस बात का डर था, और एक अच्छा शासक हमेशा इस तरह से निर्णय तो लेता ही है। ये भाई साहब जैसे ही जब जा रहे थे, तो बैरम खां की जो है रास्ते में ही हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से बैरम खान का नाम और निशान मिट गया। और 1560 ईस्वी से अकबर ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली, और उसी क्रम में 1561 ईस्वी में मालवा विजय हुआ, जिसे गोंडवाना अभियान भी कहा जाता है। गढ़कटंगा का युद्ध भी कई बार इसको आपको देखने को मिलता है, गढ़कटंगा का युद्ध। 1562 ईस्वी में एक बहुत रोचक घटना घटती है, वह है राजपूत नीति। राजपूती नीति जो थी, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि साम्राज्य का विस्तार इसका हेडिंग है। तो हमने दो तरह के अब तक बातें पढ़ा। अकबर का जन्म, दूसरा उसका प्रारंभिक जीवन, यानी 13 से 17 साल का जो उम्र था वो, है ना, 13 से 17 साल का उम्र जो है वो हमने बात करा। अब 1562 से यानी कि 17 साल से 63 साल का जो उम्र है, उसके बीच हम लोग अध्ययन करेंगे। 1562 ईस्वी में अकबर ने राजपूताना नीति का अनुसरण किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि या तो राजपूतों से हम संधि करेंगे, या तो उनसे शादियां करेंगे, या तो उन पर आक्रमण करेंगे। तीनों नीतियों का अनुसरण करते हुए उनको अल्टीमेटली अपने साम्राज्य में उनके राज्यों को अपने अधीन लाना ही होगा। इस नीति का अनुसरण करते हुए
अकबर ने सबसे पहले अंबर, है ना, जयपुर पे आक्रमण करता है। और हालांकि एक बात मैं बता दूं कि अकबर अपने जीवन काल में अकेले जो है 3 युद्धों का ही सामना किया है। नंबर 1 चित्तौड़गढ़ 1568 ईस्वी में, रणथंभौर 1569 ईस्वी में, गुजरात 1572 से 73 ईस्वी में। अकबर का जो अंतिम युद्ध था 1572 ईस्वी गुजरात का युद्ध, जिसके पश्चात उसने दुनिया का सबसे बड़े दरवाजों में शुमार बुलंद दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो विजय स्मृति के रूप में उसे जाना जाता है। इसी क्रम में अब हम लोग देखेंगे राजपूताना नीति के अंतर्गत 1564 ईस्वी में उसने एक और काम किया, जिसे जजिया कर समाप्ति का, हम लोग इसको अलग से देखेंगे, उसकी जो धार्मिक नीति है उसमें हम लोग इसको देखेंगे। अभी फिलहाल हम उसके युद्धों के बारे में देखेंगे। गोंडवाना युद्ध हुआ 1561 ईस्वी में, रानी दुर्गावती से युद्ध हुआ और इसका नेतृत्व आसफ खां और अब्दुल मजीद ने किया था, जिसमें आसफ खां और अब्दुल मजीद विजयी रहे तो रानी दुर्गावती पराजित हुई। और गोंडवाना जो युद्ध है वह गोंडवाना को जो है, गढ़खटंगा को जो है अपने अधीन रख लिया गया, मुगलों ने रख लिया। चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1568 ईस्वी में, इसका नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया और महाराणा उदय सिंह और जयमल एवं भत्ता, इन तीनों ने उधर से लड़ा, जिसमें अकबर ने जयमल और भत्ता की बहुत तारीफ की। ये दोनों बहुत ही शूरवीर योद्धा हैं। महाराणा प्रताप पराजित हुआ और इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। गुजरात अभियान 1572 से 73 ईस्वी में लड़ा गया। इसका भी जो है नेतृत्व अकबर स्वयं किया और इसके साथ अजीज भी था, अजीज कोका, है ना। और जो गुजरात में जिसको हराया था उसका नाम मुजफ्फर शाह थर्ड था। एक बात कहना, यह जो धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि भाई, अकबर धर्म के आधार पर युद्ध नहीं किया कि हिंदुओं को हराना है मुसलमानों को, नहीं। उसने समय समय पर मुसलमानों से भी युद्ध किया, हिंदुओं से। अल्टीमेटली वो शासक था और पूरे भारत पे अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। कभी अफगानों से आप देखिए, जौनपुर में लड़ना होता है तो बिहार और बंगाल में भी अफगानों से युद्ध कर रहा होता है, यहाँ पे गुजरात में भी मुसलमान शासकों से युद्ध कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल ये कहना कि सिर्फ वो हिंदुओं से युद्ध करता था या मुस्लिमवादी शासक था, ऐसी कहीं से भी उसकी बात नहीं थी। वह भारत को समझ चुका था कि भारत की जो बुनियादी संख्या है वह हिंदू बहुल संख्या है, इसलिए उनके हिसाब से ही हमें शासन पद्धति को चलाना होगा, जिसका परिणाम उसके आगे के कार्यों में आपको दिखाई देगा। बंगाल और बिहार में उसने जो है युद्ध किया और उसका नेतृत्व दाऊद खान किया और कुतुबुद्दीन खान, और इधर से मुनीम खान, अब्दुल मजीद खान खाना, है ना, ये 2 लोग थे। फिर उसके बाद कश्मीर का अभियान उसने 1586 ईस्वी में किया, जिसका जो समय तत्कालीन जो शासक था उसका नाम था यूसुफ खान वर्सेस काजी खान और मीर बकाई, मुगलों की तरफ से युद्ध लड़े, जिसमें जो है मीर बकाई काजी खान विजयी रहे और कश्मीर को अपने अधीन रख लिया। सिंध बलूचिस्तान का अभियान जो था 1593 ईस्वी में खाने खाना अब्दुल रहीम ने किया, जिसमें इसने सिंध बलूचिस्तान को अपने अधीन कर लिया। अहमदनगर अभियान 1595 ईस्वी में और खानदेश बरार विजय 1599 से 1601 ईस्वी में तक चलता रहा। अहमदनगर का जो साम्राज्य था, चांद बीवी वहां की शासका थी, उनको पराजित करके अब्दुल रहीम खान खाना
और असफ खां दोनों मिलके उनको पराजित किया और इस प्रकार से जो है अहमदनगर को अपने अधीन कर लिया। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और जो खानदेश बरार विजय है उसका जो शासक था मलिक अंबर था, उसको पराजित करा दानियल ने, और मुराद असफ खां, ये सारे मिलके मलिक अंबर को पराजित किया। अब जो है ये तो रहे इसके युद्धों का विवरण। अब जो है हम लोग उसके कार्यों को देखेंगे। उसने कार्य क्या किया 1562 ईस्वी में राजपूत नीति का अनुसरण किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर का प्रारंभ किया। जजिया कर खत्म कर दिया। जजिया कर एक ऐसा कर था जो हिंदुओं पे, गैर मुसलमानों या हिंदुओं पे, गैर मुसलमान कहना ज्यादा अच्छा है क्योंकि मुसलमानों के अलावा जिन पे कर लगाया जाता था उस कर को कहा जाता है जजिया कर। जजिया कर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और 1569 ईस्वी में जब वह चित्तौड़ का युद्ध लड़ रहा होता था, तभी जो है सलीम छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। यानी जहांगीर का जन्म होता है, जिससे अकबर बहुत खुश होता था क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद उसे एक बेटा होता है जिसकी फतेहपुर सीकरी में ही एक मजार है, एक है ना संत हैं उनका, जैसे निजामुद्दीन औलिया चिश्ती कमिटी के हैं, उसी तरह से चिश्ती संप्रदाय के ही एक संत है शेखू, है ना, शेखू बाबा। तो शेखू, उनके आशीर्वाद से सलीम खान का जन्म हुआ। सलीम का जन्म होगा, सलीम खान नहीं, सलीम यानी जहांगीर का जन्म होता है। और अकबर बहुत प्रसन्न होता है। 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1580 से 85 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया और महताब यानी कि अब राजा जो है धार्मिक आदेश भी देगा उसे जो है, ठीक है। राजपूत नीति का में क्या क्या प्रमुख थी? विवाह, मित्रता और संधि। किसी भी तरीके से उनको अपने अधीन लाना। तो 3 प्रमुख कारक थे, या तो विवाह करेंगे, या तो मित्रता करेंगे, नहीं तो युद्ध करके संधि करेंगे, ठीक है। उसका उद्देश्य था जो था धार्मिक सहिष्णुता, राजनीतिक एकता और राजपूत राज्यों को सहयोगी बनाना, ठीक है। तो जो राजपूत राज्य थे उस तत्कालीन, उनमें से कौन कौन उनकी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया? अंबर यानी जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर, चौथा जैसलमेर, 5वां जो था मेवाड़। हालांकि मेवाड़ अपने जीते जी, महाराणा प्रताप के जीते जी कभी उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किए। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ भी उस अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राजपूताना भी अकबर के सहयोगी राज की भूमिका में आ गया। परिणाम क्या रहा? राजा मान सिंह को सेनापति बना दिया गया बंगाल का, और राजा भगवंत दास को मनसब प्रदान कर दिया गया। राजा टोडरमल को वित्त मंत्री बना दिया गया। राजा जय सिंह को अपने दरबार में रख के उनको भी 6000 का मनसब प्रदान किया। अब उसके कुछ प्रशासनिक सुधारों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। उसने प्रशासनिक सुधार के आधार पर क्या क्या मनसब प्रणाली अपनाया। मनसब मतलब पद, ओहदा देना। तो जो मनसब की शुरुआत थी 10 मनसब से 7000 मनसब तक, सर्वोच्च जो पद होता था 7000 पद का होता था। और मनसब तय करेगा कि उसकी सेना में कितने घोड़े होंगे, कितनी फौजें होंगी, है ना। एक तरह से इससे क्या होगा कि सेना मजबूत होगी और केंद्र की जो शक्ति है वो मजबूत होगी। प्रशासन को अकबर ने 15 सूबों में बांटा था, जिसे सूबा कहा जाता था, और सूबे के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। उसके बाद जो है इसके 3 अन्य भी प्रमुख पद थे, निजाम, दीवान और फौजदार।
राजस्व जो है टोडरमल प्रणाली पे आधारित थी। टोडरमल व्यवस्था कहा जाता था, जिसमें जमीन मूल्यांकन का निर्धारण करके ही कर का निर्धारण किया जाता था। कृषि उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। न्याय जो है राजा को सर्वोच्च न्यायाधिकारी माना जाता था। उसके बाद वजीर होता था, दीवान होता था। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि निर्णय जो होता था निष्पक्ष होता था। ठीक है। इस प्रकार जो है स्थापत्य कला में उसने क्या क्या काम किया, कुछ जो प्रमुख बिल्डिंग्स हैं, इमारतें उन्होंने बनाई, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो स्थापत्य है 3 कला शैली में बनी थी। पहला सिंथेसिस ऑफ स्टाइल, यानी हिंदू, इस्लामी और फारसी का मिश्रण। किला व दरबार जो इसके थे, वो मजबूत किला, विशाल दरबार, राजकीय भवन, सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में ये हुआ करते थे। इससे जो स्थापत्य कला होता था वह यह बताता था कि वह सांस्कृतिक रूप से कितने समृद्ध हैं, कितने शक्तिशाली हैं और कितने सहिष्णु हैं। ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी 1570 में अकबर ने बनाया फतेहपुर सीकरी को। बुलंद दरवाजा 1575 से 1580 में बनाया गया। दीवाने खास 1572 से 1575 ईस्वी तक बनाया गया। जामा मस्जिद फतेहपुर में जो बनाई गई है वो 1573 से 75 तक बनी। और आगरा का किला 1580 से 1585 में बनाया गया। कुछ किंवदंतियां हैं अकबर के बारे में जिन पे बात करना जरूरी है। जैसे हरम। हरम जैसे ही शब्द आता है वैसे अयासी का अड्डा दिमाग में लोगों के बैठ जाता है, पर हरम का बड़ा प्यारा सा मतलब है। हरम का मतलब ही होता है पवित्र या सुरक्षित स्थान, जहां पे यह एक्चुअली बेसिकली 2 जगहों पे अरब में भी नाम मिलता है, मक्का और मदीना में। तो जो मक्का में है जगह, वहां पे हरम ए शरीफ है ना, और जो मदीना में है हरम ए नबवी। इसका जो प्रमुख होता था हरम ए दरोगा, यानी कोई महिला होती थी। तो ऐसा माना जाता था कि वो बहुत पवित्र स्थान है। उस जगह पे सिर्फ शासक जा सकता था और महिलाएं। सबके अपने अपने जो जगह हुआ करते थे उसमें जो है। दूसरा मीना बाजार। मीना बाजार ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यह एक आलोचना करने का प्रमुख साधन मात्र बनाया गया था कि एक ऐसा मीना बाजार बनाया जाता था जिसमें अकबर जाके जो है, उस मीना बाजार में सिर्फ लड़कियां हुआ करती थी, बाकी अकबर जाके उसमें अकबर अकेले जाता था। अरे भाई, ऐसी किंवदंतियां बेकार की हैं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मीना बाजार ऐसी कोई चीजें हुआ करती थी। पेटीकोट शासन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। पेटीकोट एक्चुअली न तो अरबी वर्ड है न तो संस्कृत वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है। ये अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड है। अंग्रेजों ने आलोचनात्मक टिप्पणी के लिए इसका वर्ड यूज किया। बेसिकली यह भारत में तेजी से फेमस तब हुआ जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है, तो पेटीकोट वर्ड आलोचकों के द्वारा खूब यूज किया गया। बाद के दिनों में जब हिंदू मुसलमान जैसी चीजें शुरू हुई तो यह भारत के उन शासकों पे भी आक्षेप लगाया गया, उन पे भी ये सुनना शुरू हो गया। ठीक है। इसी तरीके से कुल मिला के कहना यह है कि भारत में जो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जो नैरेटिव आजकल क्रिएट किया जा रहा है कि यार ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इन सब चीजों से ऊपर उठिए। आज भी समाज का एक ऐसा बड़ा तबका है जिससे नफरत होती है। एक चैनल है, उस चैनल का नाम है द पिंच न्यूज। वो चैनल ने अभी एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाया है। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है मुशहर। आप उस डॉक्यूमेंट्री की देखिए, आखिर किस मुसलमान ने जाकर उनका शोषण किया,
किस मुसलमान ने उनको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया? कोई तो होगा इस उनके इस तरह के जीवन देने की जिम्मेदारी किसी को तो लेना होगा। आज पॉलिटिशियन तक भी नहीं सोचते उस बारे में, तो हम लोग ऐसे ना करें। या कहीं से भी अच्छा नहीं है किसी के लिए भी कि हिंदू मुसलमान का हम लोग रास्ता इख्तियार करें। हम इंसान हैं, हम एक इंसान की दृष्टि से देखें और सहयोग करें और देश को आगे बढ़ाएं। एक भी व्यक्ति इस देश का अगर पिछड़ा हुआ है तो निश्चित तौर से देश पिछड़ रहा है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस खूबसूरत देश की एकता, अखंडता और खूबसूरती को बनाए रखें और इन सारी चीजों से ऊपर उठें। इसी के साथ आज दिवाली के पावन पर्व पे आप सभी बंधुओं को, बहनों एवं भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।